बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो तो लॉयड ऑस्टिन के बारे में है जो अमेरिका के सेक्रेटरी दिफा हैं, पेंटागन के चीफ हैं। लेकिन अगर आपने उनके बारे में समझना है तो आपको एनिमल मूवी के बारे में थोड़ा सा समझना होगा। रिसेंटली इंडिया की बॉलीवुड की एक फिल्म रिलीज हुई जो कि संदीप रेड्डी वांगा जिसके डायरेक्टर थे, राइटर भी थे, और हमेशा से उनकी फिल्मों के अंदर मार धाड़ और इस तरह की चीज़ें और ज़रा अजीबो गरीब पागलपन आपको नज़र आता है। कबीर सिंह में भी यही सूरत हाल थी और एनिमल में भी। अब इस फिल्म में वैसे तो तकरीबन 920 करोड़ इंडियन रुपीस का बिजनेस किया है और तकरीबन इसकी जो कॉस्ट थी वो 100 करोड़ थी इंडियन। यानी आप सोच लें कि उसे 10 गुना ज़्यादा पैसा कमाया है। यानी तकरीबन इस जैसी अगर वो फिल्म बनाए, हाई बजट फिल्म, तो करीबन अराउंड अगली 10 फिल्में उसका अगर ज़ीरो बिजनेस भी करें तो फिर भी उसका लॉस नहीं होगा। यानी इस फिल्म ने जो कामयाबी हासिल की वो एक अलग बात है, रणबीर कपूर की और ये जो भी कहानी थी। लेकिन उसमें एक इंटरेस्टिंग रोल होता है अनिल कपूर का, जो कि उसका बाप है, और उसका वो डबल तैयार करते हैं। अब ये है वो कहानी जो आपने समझनी है कि डबल असल में ये जो टर्म अब आई है कि डबल और ये पूरी दुनिया में आम है। जो बाइडन के हवाले से बहुत ज़्यादा ये कहा जाता रहा सोशल मीडिया पर, और जो उनके ख़ास तौर पर नाकदीन है उन्होंने कई दफ़ा पकड़ा और कहा कि जो बाइडन की जो मेंटल हेल्थ है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। पीछे बैठकर एजेंसियाँ और इस्टेब्लिशमेंट मुल्क सारा चला रही हैं और इस सारी सूरत हाल में उसका डबल तैयार किया हुआ है। कभी उसकी विग ठीक नहीं होती, कभी उसके बाल, कभी उसके कान, तो उन्होंने इसका डबल तैयार किया हुआ है और वो उसको सेरेमनीज में भेज देते हैं। कभी कभार इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उसकी स्पीचेस तैयार करवा देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता और दुनिया मज़े में कर रही है। तो इसकी सूरत हाल हमने हालिया एक फिल्म में देखी और ये रियल में एग्जिस्ट भी करता है और ऐसा बहुत सारा काम हो चुका है। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि कभी आप नासा की 1960 की 70 की तस्वीर उठाकर देखें, जो कैमरे और रिजल्ट्स उनके पास तब था, आज क्या शायद हो सकता है हमारे मोबाइल कैमरों में अगले 20 साल में भी ना आए। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं टेक्नोलॉजी उनके पास कितनी है। अब इस सारी सूरत हाल में बैकग्राउंड आपने समझी। अब ज़रा आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। लॉयड ऑस्टिन जो कि सेक्रेटरी दिफा हैं और वहाँ के जो सेक्रेटरी दिफा होता है वो पेंटागन का चीफ है। यानी ये वो शख्स है जो 3 स्टार जर्नैल है। समझिए ज़रा इस बात को, 3 स्टार जर्नैल है जिसके कंधे के ऊपर पूरे वर्ल्ड की जिम्मेदारी है, अमेरिका की मिलिट्री की, एयरफोर्स की, और सबसे बढ़कर दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन टाइम जो चल रहा है इस वक्त वर्ल्ड के लिए, जहां पर चारों तरफ से हम तीसरी जंग अजीम में घिरे हुए हैं, जिसने फौज को कंट्रोल करना है, जिसे पूरी दुनिया को बताना है कब जाना है फौज ने, कब नहीं करना। यमन में हमला होने वाला है। आज ऋषि सुनक जो कि बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो मीटिंग कर रहे हैं और वो मीटिंग में फैसला कर रहे हैं कि हम आज रात कल या किस तरह हमने यमन पर हमला करना है। रॉयल नेवी ने और अमेरिका की नेवी ने फैसला करना है और वहां पर उस फैसले की इंडोर्समेंट देनी है लॉयड ऑस्टिन ने। अब हुआ क्या है, लॉयड ऑस्टिन जिसने सारी जंगों की, ताइवान से लेकर ये वो फलाना सब कुछ करना है, उसके बारे में पता ही नहीं है किसी को वो है कहां पर। इमेजिन कर सकते हैं आप, जो फौज का इस वक्त चीफ है, यानी फौज को टॉप पर है, वहां पर ऐसा तो नहीं है कि आर्मी चीफ करता है, जो फौज को मैनेज करता है, जिसने जवाब देना, जिसे पूरे खित्ते की लड़ाई को करनी है नहीं करनी उसका फैसला होगा। जो बाइडेन के बाद ताकतवर तरीन शख्स वो है। आप हैरान होंगे कि एक सहाफ़ी ने और सोशल मीडिया पर बहुत सारी जगहों पर दावा किया गया कि हालिया वो यूक्रेन में था तो एक जगह से जाकर जिस मीटिंग में था वो वहां से निकला और वहां पर मिसाइल दागा गया और वहां पर मिसाइल दागा गया और वहां पर वो मारा गया। अब ये दावा, इस पर याद रखिएगा, रशिया ने अभी तक कोई भी ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं दी इस बारे में, ना यूक्रेन ने ना अमेरिका ने। ये जो सोशल मीडिया की हद तक दावा किया गया और ये बड़ी तेजी से इस वक्त फैल रहा है कि अब ये मारा गया है। अब हो सकता है वो कल को बंदा उठकर आ जाए, लेकिन ये कहा गया कि रशिया ने जो मिसाइल मारे हैं वो बड़े खतरनाक। रशिया ने हालिया जो मिसाइल मारे वो बड़े शदीद हैं और इतने शदीद हैं कि बेलारूस में उसने मिसाइल डिप्लॉय भी कर दी। अब कहानी ये है, इस शख्स के बारे में अचानक ये मंजर आम से गायब हो जाता है, किसी को भी नहीं पता, और खबर ये आती है कि वो बीमार है। फिर खबर आती है कि इसको कैंसर हो गया और ये लास्ट स्टेज पर है। फिर खबर आती है कि ये आईसीयू में है और इसका जो डिप्टी है वो छुट्टियों पर गया हुआ, वेकेशन पर।
आप सोचे दुनिया तीसरी जंग अजीम में दाखिल होने वाली है, अमेरिका के ऊपर यमन हमले कर रहा है, इसने बताना है अमेरिका की नेवी को कि हमले करना है नहीं करना, गो हेड इसने देना है, क्योंकि वहां पर आर्मी चीफ को इसने कहना है, एयरफोर्स को इसने कहना है, नेवल चीफ को इसने कहना है, इसने ऑर्डर देना है तो ऑर्डर जाना है। और आप इमेजिन कर लें कि अब हुआ ये है कि अचानक से वहां पर मीडिया ने खबर ब्रेक कर दी कि लॉयड ऑस्टिन गायब हो चुका है, और वो कह रहे हैं जी वो अस्पताल में है, वो अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है, उसका लास्ट फेज है और वो मर सकता है, किसी जिंदगी मौत की कशमकश में है। एक तरफ दावा किया जा रहा है कि वो एक मीटिंग में था, मिसाइल मारा गया और वो आ गया, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि वो मरने वाला है, किसी को कुछ पता नहीं है कि वो है, जिंदा है, मर गया, वाकई हुआ है, सब कुछ है, कुछ नहीं पता। अब कहानी ये है कि वो लास्ट स्टेज पर है और वहां पर सवाल ये उठाया जा रहा है कि जो बाइडेन को पता ही नहीं है, जिस बंदे को ऑर्डर जारी करना है उसने कि भाई वो ऑर्डर देगा, उसका सिग्नेचर होगा, वो आर्मी चीफ को हिदायत देगा रिटर्न में, वो फिर हमला करेंगे, नेवी हमला करेगी यमन पर, उस बंदे का 1.5-2 हफ्ते से पता ही कोई नहीं है। जो बाइडेन को नहीं पता, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों को नहीं पता। ये 3 स्टार जर्नैल था, ये अमेरिका का 3 स्टार जर्नैल था जो टॉप लेवल के अफगानिस्तान की तमाम चीजों के अंदर हर जगह पर था। इसको बाइडेन उठाकर ले गया, इसको एस्टैब्लिशमेंट लेकर आई थी। बाइडेन को तो खैर पता ही कुछ नहीं है, तो एस्टैब्लिशमेंट इसको लेकर आई थी और उसके बारे में किसी को पता ही नहीं वो जिंदा है, मर गया, उस पर मिसाइल दागा गया। अब वो कह रहे हैं कि ये इतनी अजीबोगरीब कहानी हो गई है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं है। तीसरी जगह पर यह थ्योरी पेश की जा रही है कि गालिबन इसने इनकार कर दिया, उसने कहा कि भाई हमने जंग नहीं करनी और इस जंग के अंदर अमेरिका तबाह हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे और ये हमारे हाथ से निकल जाएगी और हम उसके बाद इस खत्ते में तबाह हो जाएंगे। तो उसको बड़ी ताकतों ने साइडलाइन कर दिया। अब ये सारी थ्योरी से किसी को नहीं पता, हो सकता है वो कल आ जाए, हो सकता है कल वो कोई सर्जरी करा के आ जाए। अब यहाँ पर सवाल ये है कि वो गायब कहाँ पर है। क्या अब उसका एनिमल मूवी के अनिल कपूर की तरह डबल आएगा, जो असल में सिर्फ आवाम के सामने आएगा और दिखाने के लिए कि जी ये बंदा है, देखिए आप ये दावा कर रहे थे, हमने ये बंदा प्रेजेंट कर दिया है और इसके अलावा हम कुछ नहीं कह सकते, हमने इस बंदे को प्रेजेंट कर दिया, ये आ गया सामने, ये सारी सूरत हाल हमने आपके सामने रख दी। अब इस बारे में भी कोई नहीं पता कि आया वो कहाँ पर है, मर गया है, जिंदा है आईसीयू में। लेकिन आप एक बात बताइए, जिस बंदे ने बैठकर फौज के चीफ के साथ मीटिंग्स करनी है, हुक्म देना है, फलाना करना है, और उसका डिप्टी छुट्टियों पर गया हुआ है और वो आईसीयू में पड़ा हुआ है, उसको कैंसर है, वो लास्ट स्टेज है, और उसके बाद ना बाइडेन को पता है और आप सोचो उसे 1.5-2 हफ्ते से पूछा ही नहीं। इसका मतलब है कई अजीबोगरीब सवाल है। इसका मतलब है बैठकर खुफिया ताकतें कोई और हैं जो कि इजराइल का फैसला कर रही हैं और निज़ाम अमेरिका का चला रही हैं। यानी आपके चीफ से भी ऊपर जो बंदा है वो अस्पताल में मरा पड़ा है, जिंदा है, किसी को नहीं पता। कुछ कह रहे हैं जी वो यूक्रेन के अंदर मिसाइल लग गया है, रशिया ने ऑफिशियली कोई क्लेम नहीं किया, और कुछ कह रहे हैं उसका डबल आने वाला है और डबल आएगा क्योंकि वो अब मामला जो कहेंगे वो कहेगा, वो पहले नहीं कर रहा था। ये इतना ज्यादा सोसाइटी को कंफ्यूज कर दिया और अमेरिका के अंदर फॉक्स न्यूज से लेकर CNN सारी दुनिया कह रही है कि अब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि उसने अपनी बीमारी को खुफिया क्यों रखा। यानी ये वो लोग हैं जिनका चेकअप हर वक्त होता है, जिनके बारे में तमाम चीजें इनके पास फैसिलिटीज होती हैं, उनको रखा जाता है। इस मौके के ऊपर जब पूरी दुनिया एक बड़ी जंग की तरफ जा रही है कि आप सोचे हैं कि बरतानिया ने फैसला किया कि हम हमला करने जा रहे हैं, उधर यमन ने कहा कि आ जाओ जल्दी से, इजराइल आपका इंतजार कर रहा है। ये वाला इसराइल नहीं, इजराइल जान निकालने वाला, उसने कहा आ जाओ, वो आपका इंतजार कर रहे हो, आपकी यहाँ से जान निकालनी है, जल्दी जल्दी आ जाओ, हम तो तैयार बैठे, हमने आपको उनके पास भेजना है। यानी आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है, मामला किस हद तक चले गए हैं, चीजें इनके कंट्रोल से मुकम्मल तौर पर बाहर चली गई और किसी को समझ ही नहीं आ पा रही कि चल क्या रहा है। आप यहां से अंदाजा कर लें कि अमेरिका को बैठकर पीछे कंट्रोल करने वाली ताकतें कौन सी हैं। यानी आप ये सोच लें कि जो बाइडेन को भी नहीं पता, क्योंकि जो बाइडेन फैसले नहीं कर रहा। अब असल में पिछले काफ़ी अरसे से टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि जो बाइडेन घर में बैठा होता है तो वो उसका ऑडियो पैगाम, उसका वीडियो पैगाम, वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर के वो भेज देते हैं, वो चला देते हैं, पता भी नहीं चलता किसी को कि बंदा क्या है। और कभी कभार मीटिंग्स के अंदर उसका डबल आ जाता है। तो जो बाइडेन की हालत ये होती है, हम सब ने वो विजुअल्स देखे हुए हैं कि वो हवाओं से बातें कर रहा होता है। यानी वो एक मीटिंग के अंदर जाता है,
एक जगह पर जाकर वो गले मिल रहा है किसी से और वहां पर कोई बंदा ही नहीं मौजूद, और कभी वो दाएं जाना होता है बाएं चला जाता है। यानी एक 80 साल के बाबे को लाकर एस्टैब्लिशमेंट ने बिठा दिया, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट को हमेशा से नाअहल निकम्मे लोग चाहिए जिनको बैठकर पीछे से वो कंट्रोल कर सके, और जब वो कंट्रोल कर सकें तो इस सारे मामले के अंदर वो उनकी पॉलिसीज पर चलेगा। वरना आप देख लें कि जो बाइडेन के बेटे का, हंटर बाइडेन का, जो इतना बड़ा स्कैंडल आया है और पूरी दुनिया के अंदर किसी और का होता तो छोड़ते ना, तो वो आगे से कोई मसला ही नहीं है। तो इस सूरत हाल में कैसे दबार है। अब यहाँ जो सबसे बड़ी इस वक्त सूरत हाल सामने आ रही है कि जिन जिन लोगों ने ये काम करने की कोशिश की, याद रखिएगा लॉयड ऑस्टिन आया था नेतन्याहू को समझाने के लिए कि भाई ये तुम हरकत ना करो, ये जंग ना करो। उसने आकर बड़ी सख्ती से कहा था। ये वही बंदा लॉयड ऑस्टिन जिसने आकर नेतन्याहू को सबसे पहले कहा था कि देखो आपके पास सिर्फ 7 जनवरी का टाइम है। 7 समझे, अब सारे डॉट्स कनेक्ट करते जाएं। उसे आकर धमकी दी थी कि 7 जनवरी का आपके पास टाइम है, ऑपरेशन आपने कंप्लीट करना है। पहले उसने कहा था कि 1 जनवरी का आपके पास टाइम है, आपने इस जंग को ख़त्म करना है, हमने आपका साथ नहीं देना। फिर लॉयड ऑस्टिन आया और उसने आकर कहा 7 जनवरी, चले 7 दिन बढ़ा देते हैं, ऑपरेशन कंप्लीट करें, जैसे भी कर रहे हैं आप इस जंग को करें, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। 7 जनवरी के बाद लॉयड ऑस्टिन फारिग हो गया और वो कह रहे हैं कि वो, यानी आप सोचें उसकी लास्ट स्टेज है और पता ही नहीं है किसी को, और वो आईसीयू के अंदर है, था कि पहुंचा दिया गया है या वाकई उसको यूक्रेन के अंदर ऐसी जगह बिठा दिया गया है और किसी जगह पर रशिया को मुखबरी कर दी गई कि बंदा यहाँ बैठा हुआ है, वो उड़ा दो। यानी अमेरिका का वजीर दिफा वो आर्मी चीफ से स्ट्रांग होता है, वो आर्मी चीफ को हिदायत देता है। दूसरे ममालिक की तरह नहीं है कि वो आर्मी चीफ के आगे बिल्ली बिल्ली बना होता है। यानी आप जाकर देख ले दुनिया की और बहुत सारी चीज़ें, ये बड़ा स्ट्रांग बंदा होता है। वहाँ पर ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की तरह नहीं होता, ये डेवलप्ड सुपर पावर कंट्रीज है। यहाँ पर वजीर दिफा कंट्रोल करता है बैठकर, वो सारी चीज़ों को देखता है। अब उस शख्स ने जब आकर नेतन्याहू को धमकी दी कि भाई आप ये बोरिया बिजनेस समेटे अपना, तो उसके बाद उसको फारिग कर दिया गया। अब सोचे जरा उसकी जगह कौन सा बंदा है जो अमेरिका की दिफा के सारे मामला देख रहे हैं। अमेरिका आखिरी हद तक, यमन ने इस वक्त इतने हमले किए हैं, इतने हमले किए, वो दाग दाग कर हमले पागल हो गया है। और उसके बाद क्या सूरत हाल पेश आती है कि जनाबे वाला वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि जी हम असल में अब ये लड़ाई नहीं करना चाहते, आप कुछ चीज़ों को मैनेज कर ले। और उसके बाद क्या होता है कि यानी यमन के मामले पर अभी तक सोचें, एक मुल्क है जिसने आप पर 29 हमले कर दिए, आप पर, आपके इत्तेहादियों पर, उनके शिप्स पर, आपने उनके ऊपर हमला नहीं किया क्योंकि आपको ये लगता है कि हम इस जंग में कूदेंगे तो हमारा नुकसान होगा। और ये बड़ी वैलिड रीज़न है। देखिए अमेरिका से आप 1000 इख्तलाफ कर लें, लेकिन जब यही बंदा आया था, इसने मना किया था सबसे पहले आकर कि आपने ग्राउंड ऑपरेशन नहीं करना। बाइडेन आया था खुद, बजाते खुद उसने कहा था। और बाइडेन ने क्या कहा, अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट ने कहा, फिर इस बंदे ने कहा, इन्होंने कहा कि यार देखिए आपने ग्राउंड ऑपरेशन नहीं करना, ग्राउंड ऑपरेशन आप करेंगे तो आप बड़ी तबाही का शिकार हो जाएंगे क्योंकि आपकी वीकनेस खुल के सामने आ जाएगी। उस वक्त नहीं माना नेतन्याहू, उन्होंने स्टार्ट कर दिया ऑपरेशन। फिर उसके बाद आप सोचिए ये बंदा आया, अब इसके साथ ही सारी डील हुआ करती है। लॉयड ऑस्टिन आ रहा है, आज जा रहा है, कल जा रहा है, परसों कर रहा है, यही हर मुल्क में जाता है। ये जितने मिलिट्री के मामला दुनिया के अंदर होते ही करता है। तो सोचें अमेरिका का वजीर दिफा जो होता है वो किसी भी मुल्क के वजीर आजम से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, उनके आर्मी चीफ से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और वो इतना तगड़ा होता है कि अगर वो किसी मुल्क के आर्मी चीफ से मिलने के लिए जाता है, ख़ासतौर पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के, तो वो रेड कारपेट बिछा देते कि अच्छा ये बंदा है, इस लेवल का ये बंदा है, ये इसराइल जाता है, ये दुनिया के हर कोने में जाता है और इसने अमेरिका के मफाद के लिए बड़ा काम किया है। आप इमेजिन करें कि इसने अफगानिस्तान की जंग का सारा मामला, जाहिर सी बात है इसके कंधे पर जिम्मेदारी थी, और इतना बड़ा बंदा अचानक से मंजर-ए-आम से गायब चले जाए। अब वो कह रहे हैं व्हाइट हाउस, जरा सुने, व्हाइट हाउस ने, जो बाइडेन ने कहा है कि इसने बीमारी मुझसे छुपाई, 2 हफ्ते तक हमें पता ही नहीं आईसीयू में है, तो हम असल में अब काम ये कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। उसने आपके साथ कुछ नहीं किया और ये बात उनको पता है। उसने इसराइल को कहा था कि हमने जंग के अंदर ये फौज नहीं भेजनी, ये आपके लिए ठीक नहीं है। तो उसके बाद आप देख लो इसका क्या हाल हुआ। इससे आप अंदाजा कर लें कि जिन्होंने कंट्रोल करना है, अमेरिका को मैनेज करना है, उनके हाथ कितने लंबे हैं कि लॉयड ऑस्टिन जैसा बंदा उसके बारे में डिस्कस करने के लिए
एनिमल मूवी का सहारा लेना पड़ता है, उसके बारे में बताना पड़ता है कि हो सकता है आपको पता चले उसका कोई डबल रोल आ गया और डबल रोल आकर कहते जी आज से नेतन्याहू जंग के अंदर कूदेगा, अमेरिका फौज भेजेगा, हम तैयार हैं, चलो मैं ऑर्डर जारी करता हूँ, और पता चले कि असल है नहीं दुनिया में और डबल सारा आकर काम कर रहा है और डबल की जो आवाज़ है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वो नकली बनाई गई है हूबहू। देखिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम आम लोगों को मैसर है, जो जिन्होंने बनाने वाले हैं उसके बाद उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक है। तो ये कहानी बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। कहाँ इसका इख्तिताम होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।